हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 9 अ शॉट इन द मार्केट के क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट द स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट मेड स्वप्ना सेल द कॉटन टू द ट्रेडर इंस्टेड ऑफ सेलिंग एट कुर्नूल कॉटन मार्केट। कि स्वप्ना जो है कि कुर्नूल कॉटन मार्केट में अपना जो कॉटन है उसे क्यों नहीं बेचती है, जबकि वो एक ट्रेडर को जो है अपना कॉटन बेचती है। यानी उस ट्रेडर को बेचने की बजाय उसने मार्केट में जो है अपना कॉटन क्यों नहीं बेचा, जहाँ की उसको ज़्यादा कीमत उसकी मिल सकती थी। इसका आंसर है सपना सोल्ड द कॉटन टू द ट्रेडर। कि सपना ने अपना सारा कॉटन जो है उस व्यापारी को बेचा इंस्टेड ऑफ द सेलिंग एट कुर्नूल कॉटन मार्केट। यानी मार्केट में बेचने की बजाय उसने उस व्यापारी को बेचा बिकॉज क्योंकि फर्स्ट इसमें आएगा आपका एट द बिगनिंग ऑफ क्रॉपिंग सीजन, यानी फसल की जो सीज़न शुरू होती है उससे पहले सपना हैड बोरोड 2500 फ्रॉम द ट्रेडर एट वेरी हाई इंटरेस्ट रेट टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और कल्टीवेशन। कि हम कहें कि सपना ने सीज़न शुरू होने से पहले उस ट्रेडर से हाई इंटरेस्ट रेट पे यानी ज़्यादा ब्याज दर पे 2500 रुपये जो है उसने बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, कीटनाशक खरीदने के लिए जो है उससे पैसे उधार लिए थे। और दूसरा हम कहें दैट शी प्रॉमिस टू सेल ऑल हर कॉटन टू हिम। और दूसरा जो है कि उसने उस व्यापारी से ये प्रॉमिस किया था, ये वादा किया था कि वो अपनी सारी क्रॉप जो है, अपनी सारी फसल जो है वो उसी व्यापारी को बेचेगी। तो इन दो कारणों से हम कहें कि स्वप्ना जो है उसने अपना सारा कॉटन जो है उस ट्रेडर को बेचा इंस्टीड टू द कॉटन मार्केट। यानी मार्केट में बेचने के बजाय उसने उस व्यापारी को अपना सारा का सारा कॉटन बेच दिया। डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज द वेजेस ऑफ वर्कर इन द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री। की एम्प्लॉयमेंट रोज़गार की अवस्थाओं और उनसे मिलने वाली मजदूरी के बारे में हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। जो वर्कर्स गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री में काम करते हैं उनका। डू यू थिंक दैट वर्कर्स गेट अ फेयर डील? क्या आप मानते हैं कि यहाँ जो वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, काम करने वाले, उनके साथ में सही हो रहा है सब कुछ? देन इसका आंसर हम लिखेंगे कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री। कि कौन कौन सी कंडीशंस जो हैं, स्थिति क्या थी एक्सपोर्टिंग कंपनी में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ थे उनकी। फर्स्ट इसमें हम कह सकते हैं कि वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन टेम्प्रेरी बेसिस। कि जितने भी एम्प्लॉयज़ वहाँ काम कर रहे थे वो सारे के सारे अस्थायी थे। इसका मतलब है मीन दे कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम व्हेन नॉट नीडेड। इसका मतलब ये है कि जब भी उनकी ज़रूरत ना लगे जो मालिक है उसको, तो वो उनको कभी भी काम से हटा सकता है। दूसरा अगर हम इसमें कहें दे हैव प्रेशर टू प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन लिमिटेड टाइम। कि एक सीमित समय में उनको एक अच्छी क्वालिटी का उत्पादन तैयार करके देना होता है। थर्ड अगर हम बात करें, दे हैव टू डू हार्ड वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। लंबे घंटों तक, या हम कहें कि लंबे समय तक उनको जो है बहुत मेहनत करनी पड़ती थी अपने प्रोडक्ट्स के लिए। अब हम बात करते हैं कि क्या ये डील फेयर है या नहीं है, क्या ये उनके हित में है या नहीं है। तो नो, इट मीन्स द डील इज़ नॉट फेयर। द वर्कर्स डोंट गेट अ फेयर डील एज दे आर नॉट इवन पेड द मिनिमल वेजेस फॉर देयर वर्क। कि हम कहें कि ये जो डील उन एम्प्लॉयज़ के साथ में की जा रही थी, उन वर्कर्स के साथ में की जा रही थी, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं थी। क्योंकि उनको जो मिनिमल, जो कम से कम जो उनकी मजदूरी बनती है वो भी उनको नहीं दी जा रही थी। दे आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड, उनका शोषण हो रहा था बाय देयर एम्प्लॉयर, उनके मालिक के द्वारा। एंड देयर वर्क इज़ ऑल्सो टेम्प्रेरी, और उनका काम जो था वो क्या था, अस्थायी था। दे ऑल्सो डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर द वर्क द डू, और जो काम वो कर रहे थे उसके लिए कोई रिस्पेक्ट उन्हें नहीं मिल रही थी उनके फैक्ट्री में। So according to this, we have to be say that the conditions of the employment as well as the wages in the garment exporting factory and that deed has to be done with the workers is not fair.
So come to the next question. Think of something common that we use. It could be sugar, tea, milk, pen, पेपर, पेंसिल एट्सेट्रा. कि इन चीज़ों के बारे में क्या हमने कभी सोचा है, जो कि बहुत ही साधारण सी चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चीनी है, चाय है, दूध है, पेन है, पेपर है, पेंसिल है. डिस्कस थ्रू व्हाट चेन ऑफ मार्केट दिस रीचेस यू. कि किस तरह की चेन ऑफ मार्केट के थ्रू ये चीज़ें आप तक पहुंचती हैं. कैन यू थिंक ऑफ द पीपल दैट हेल्प इन द प्रोडक्शन और ट्रेड. क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह की चीज़ों के उत्पादन में और व्यापार में किन किन लोगों का सहयोग होता है. तो चेन ऑफ मार्केट टू प्रोड्यूस मिल्क इज़ द फर्स्ट प्रोड्यूस इन. हम यहाँ पे दूध को लेके चलते हैं. तो दूध जो है कहाँ पे प्रोड्यूस होता है. सबसे पहले डेयरी कोऑपरेटिव फर्स्ट परचेज मिल्क एट डिफरेंट लोकेशंस. कि दूध जो है प्रोडक्ट किया जाता है जो डेयरीज होती हैं उनमें. उसके बाद में जो डेयरी कोऑपरेटिव्स होती हैं वो इसको डिफरेंट लोकेशंस पे जो मिल्क सेलर होते हैं उनसे ख़रीदते हैं. सेकेंड हम कहें कि दैट आफ्टर दैट मिल्क इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द मिल्क फैक्ट्री. फिर मिल्क फैक्ट्री में इस दूध को बेचा जाता है बाय द डेयरी कोऑपरेटिव्स. जो डेयरी कोऑपरेटिव्स होती हैं उनके द्वारा. थर्ड हम बात करें कि मिल्क इज़ पाश्चराइज्ड इन द फैक्ट्रीज एंड आर पैक्ड. यहाँ पे दूध जो होता है उसको पाश्चराइज किया जाता है और उसके बाद उसको पैक किया जाता है. फोर्थ अगर हम कहें कि पैकेट्स ऑफ मिल्क आर देन गिवन टू द ट्रेडर्स. यहाँ पे आर की जगह आपको ऑफ कर लेना है. दैट हैज़ टू बी दिस इज ऑफ. पैकेट्स ऑफ मिल्क आर गिवन टू द ट्रेडर्स. ये जो दूध के पैकेट होते हैं ये ट्रेडर्स को दिए जाते हैं. विच ट्रांसपोर्ट दैम टू सिटी. जिनको शहरों के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है. वेयर होल सेलर परचेज दिस. और वहाँ पे जो होल सेलर होते हैं, थोक के जो व्यापारी होते हैं वो इनको खरीद देते हैं. अब थोक के जो व्यापारी होते हैं उनसे जो रिटेलर्स होते हैं, खुदरा व्यापारी होते हैं, रिटेलर्स परचेज फ्रॉम द होल सेलर्स then sell these packets of milk to the consumers in the open market in booths. और दूध के जो खुले मार्केट में जो बूथ होते हैं वहाँ पे इनको कंज्यूमर्स के लिए भेज दिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें. अरेंज द स्टेटमेंट्स गिवन alongside in the correct order and fill in the numbers in the cotton balls accordingly. Find two have already been done for यू. यहाँ पे 2 हमें करके दिए गए हैं. थर्ड से हमें इसमें स्टार्ट करना है कि ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इन्हें अरेंज करना है कि किस तरह से जो कॉटन है वो शर्ट तक कन्वर्ट होता है. तो फर्स्ट हैज़ टू बी गिवन स्वप्ना सेल द कॉटन टू द ट्रेडर. कि स्वप्ना ने उसका प्रोडक्शन किया कॉटन का और उसको ट्रेडर को बेच दिया. ट्रेडर ने क्या किया. कस्टमर्स बाय दीज शर्ट्स इन अ सुपर मार्केट. ये यहाँ पे गलत है. तो सेकंड, तो अब इसमें सेकंड आएगा कि फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं. तो स्वप्ना सेल द कॉटन टू द ट्रेडर. कि सपना ने जो है ट्रेडर को कॉटन बेच दिया. ट्रेडर ने क्या किया उसका. ट्रेडर सेल द कॉटन टू द गिनिंग मिल्क में उसने बेचा. यानी कि थर्ड वाला जो है वो सेकंड नंबर पे आएगा. फिर गिनिंग मिल्स क्लीन द कॉटन एंड मेक्स इनटू बेल्स. गिनिंग मिल ने क्या किया. कॉटन को साफ़ किया और उसको बेल्स में कन्वर्ट किया. फिर थर्ड इसमें आएगा आपका स्पिनिंग मिल बाय द कॉटन एंड सेल यार्न टू द यार्न डीलर्स. कि उस स्पिनिंग मिल ने क्या किया. जो कॉटन है उसको ख़रीदा और उसको यार्न डीलर्स को बेच दिया जो धागे में कन्वर्ट करते हैं. फिर यार्न डीलर्स और मर्चेंट गिव द यार्न टू द वीवर्स. जो यार्न डीलर है और जो मर्चेंट्स हैं उन्होंने इस धागे को वीवर्स को दिया. वीवर्स रिटर्न विद द क्लोथ. वीवर्स ने इसको रिटर्न किया किस चीज़ के साथ में. कपड़ा बना के. फिर गारमेंट एक्सपोर्टर्स बाय द क्लोथ फ्रॉम मर्चेंट्स फॉर मेकिंग शर्ट्स. गारमेंट एक्सपोर्ट जो है उन्होंने उस कपड़े को ख़रीदा शर्ट बनाने के लिए. द एक्सपोर्टर सेल शर्ट्स टू द बिजनेस पर्सन फ्रॉम USA. फिर जो एक्सपोर्टर हैं उन्होंने इस शर्ट्स को सेल किया बिजनेसमैन्स को, जो बिजनेस पर्सनस हैं USA उनको. कस्टमर बाय दिस शर्ट इन अ सुपर मार्केट. और कस्टमर्स जो हैं इन शर्ट्स को सुपर मार्केट से ख़रीदते हैं. सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है.
I hope that you all have to be understand the explanation as well as the question answer of this chapter, which name is a shirt in the market. With the help of explanation, we have to be know about the different steps that how could a shirt come in the market and how the peoples have to be take the steps, and they have to be not taking a minimal charges and equal, we can say that equal profit among the all the peoples who are involving in the making shirt. Now I hope that you all have to be understand. Now thank you for watching it.